स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है बायोलॉजी फॉर ऑल, और मैं हूं आपका दोस्त अनुपम मिश्रा। जैसा कि पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे प्रीपोजिशन की, और इसी क्रम में ये दूसरा और अंतिम वीडियो है प्रीपोजिशन टॉपिक पर। और इससे पहले कि मैं ये वीडियो शुरू करूँ, जो लोग इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। साथ ही आपका कोई सुझाव या कमेंट हो, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे उसमें कोई सुधार करने के लिए किसी भी तरीके का सुझाव हो, सादर आमंत्रित हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज जो मैं प्रीपोजिशन दो जिनसे मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ, वो दो प्रीपोजिशन एक साथ मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। वो दो प्रीपोजिशन है सिंस और फॉर। सिंस और फॉर, ये दो प्रीपोजिशन ऐसी हैं जिनको लेकर खासकर जो स्टूडेंट्स हैं, छोटी क्लास के स्टूडेंट्स हैं, उनको समझने में बहुत कई बार परेशानी होती है, कई बार कन्फ्यूजन होता है कि सिंस का यूज़ हमें बेसिकली कहाँ करना है और फॉर का यूज़ हमें बेसिकली कहाँ करना है। साथ साथ जो स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, तो देखिए सिंस और फॉर दोनों जो प्रीपोजिशन है वो टाइम के लिए यूज़ होती है। किसके लिए यूज़ होती है? टाइम के लिए यूज़ होती है, समय के लिए यूज़ होती हैं। ठीक है, इनका यूज़ कहाँ होता है? ध्यान रखने वाली बात यह है कि सिंस और फॉर दोनों प्रीपोजिशन का यूज़ टाइम बताने के लिए जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हैं, टेंसेस का ज्ञान आई होप आपने जो टेंसेस हैं वो पढ़े होंगे अच्छी तरीके से। तो जो तीन टेंसेस हैं, कौन से? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तीनों जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हैं उनमें सिंस और फॉर का यूज़ किया जाता है। डिफरेंस क्या है दोनों में? फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि सिंस का यूज़ वहाँ किया जाता है जहाँ टाइम डेफिनेट है, यानी कि टाइम निश्चित टाइम है। अब आप पूछेंगे कोई डेफिनेट टाइम क्या होता है और ये हम कैसे पता करेंगे किसी सेंटेंस में कि कोई अगर बात कही गई है, ठीक है, और वो उसमें जो टाइम मेंशन किया गया वो डेफिनेट टाइम, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? दूसरा है फॉर इनडेफिनेट टाइम के लिए यूज़ होता है। ठीक है, सवाल फिर वही होगा कि भाई इनडेफिनेट टाइम को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इनडेफिनेट टाइम हम किसको मानेंगे और डेफिनेट टाइम हम किसको मानेंगे। चलिए पहले डिफरेंस समझते हैं क्या है। देखिए डेफिनेट टाइम क्या है? अगर किसी सेंटेंस में कोई पर्टिकुलर डे मेंशन है, संडे मंडे से लेके सैटरडे तक कोई मंथ उसमें मेंशन किया गया। मंथ तो सारे स्पेसिफिक ही होते हैं, साल के 12 महीने। ठीक है, कोई साल दिया है, ठीक है, ये जैसे 2021 चल रहा है, 2021 चल रहा है। कोई सीज़न दिया है, ठीक है, साल के 4 या 5 सीज़न होते हैं। ठीक है, कोई सीज़न उसमें मेंशन किया है। कोई एनिवर्सरी, जैसे आज 2 अक्टूबर को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आज गांधी जयंती है। ठीक है, तो गांधी जयंती एक स्पेसिफिक डे है। स्पेसिफिक डे क्यों है? क्योंकि साल में ये एक बार एक निश्चित दिन पर ही आता है, हमेशा तो नहीं आता है, हर बार नहीं आता है, तो एक निश्चित समय पर ये दिन आता है। ठीक है, फेस्टिवल है, अभी देखिए आने वाले, आज देखिए जैसे दशहरा भी है, और दशहरा तो आई थिंक 15 अक्टूबर को है, माफ़ कीजिएगा। फेस्टिवल है, दशहरा एक फेस्टिवल है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं। दिवाली आने वाली है, दिवाली एक फेस्टिवल है। ठीक है, टाइम ऑफ द डे, दिन का कोई टाइम दिया गया है, जैसे मॉर्निंग है, इवनिंग है, मिडनाइट है, आफ्टरनून है। ठीक है, सेंचुरी, कोई शताब्दी दी है, 19th सेंचुरी, 20th सेंचुरी, 18th सेंचुरी, कोई सेंचुरी को कोई टाइम दिया है। टाइम बाय वॉच, घड़ी का टाइम दिया है, जैसे 8 बजे, अभी सुबह के 8 बजे तो एक निश्चित टाइम होता है। 9 बजे निश्चित टाइम होगा। ठीक है, अभी मान लीजिए कि मेरी घड़ी में 6:30 बज रहे हैं और मैं कोई सेंटेंस में 6:30 यूज़ कर रहा हूँ, तो वो डेफिनेट टाइम है। ठीक है, क्योंकि अगर 2 घंटे बाद भी पूछेंगे और वही काम जो, जैसे मान लीजिए कि मैं कुछ कर रहा हूँ काम, और वो काम मैं 6:30 बजे मैंने शुरू किया, तो मैं अभी भी कर रहा हूँ, तो अगर मुझसे पूछा जाएगा कि आप ये काम आप कितने बजे से कर रहे हैं, ठीक है, किस टाइम से कर रहे हैं, तो मैं उसको 6:30 ही बोलूँगा, टाइम चेंज नहीं होगा। इसलिए टाइम ऑफ द बाई वॉच डेफिनेट टाइम है। ठीक है, टाइम ऑफ द डे, इवनिंग, मॉर्निंग, कोई भी टाइम है वो भी डेफिनेट टाइम है। कोई फेस्टिवल, जैसे मैंने आपको अभी 2-3 एग्जांपल दिए, जितने भी फेस्टिवल आते हैं सभी स्पेसिफिक डेज पर पड़ते हैं। कोई एनिवर्सरी है, जैसे मैंने बताया कि आज गांधी जयंती है। कोई सीज़न है, साल मेंशन है, मंथ दिया हुआ है, डे दिया हुआ है, या कोई और स्पेसिफिक डे दिया है, ठीक है, हिस्टोरिकल डे दिया है, तो उन सभी को हम डेफिनेट टाइम मानते हैं और उस डेफिनेट टाइम के लिए हम सिंस यूज़ करते हैं। और इनका यूज़ कहाँ होता है? दे आर यूज्ड इन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तीनों में हम सिंस का यूज़ करते हैं, फॉर का भी यूज़ करते हैं। मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल ऑलरेडी लिखा हुआ आपको समझाने के लिए। सुरेश हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस 8 o'clock। सुरेश सुबह 8 बजे से सो रहा है। ठीक है, सुरेश हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस 8 o'clock, ये कौन सा टेंस है? ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है।
तो इसमें ये इसका मतलब ये है कि सुरेश सुबह 8 बजे से सो रहा है। ठीक है, यहाँ पर चूँकि मैं टेंसेस नहीं पढ़ा रहा हूँ, टॉपिक प्रीपोजिशन है, तो यहाँ पर 8 o'clock एक डेफिनेट टाइम दिया है, इसलिए यहाँ पर सिंस का यूज़ किया। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। और फॉर का यूज़ कहाँ करते हैं? फॉर भी टाइम के लिए यूज़ होता है, ये भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही यूज़ होते हैं, लेकिन इनडेफिनेट टाइम। किसी सेंटेंस में अगर कोई टाइम दिया है लेकिन वो अनिश्चित टाइम है, ठीक है, वो निश्चित टाइम नहीं बता रहा है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं फॉर। जैसे 2 घंटे 2 hours, 3 months 3 महीना, 2 days 2 दिन, 1 year 1 साल। ठीक है, तो ये सारे के सारे इंडेफिनिट टाइम है। यूज़ कैसे करेंगे? एक एग्जांपल मैंने ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है। ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, वो 2 घंटे से खेल रहा है। अब आप सवाल पूछेंगे भाई 2 घंटे तो साफ साफ लिखा हुआ है इसमें कि 2 घंटे से खेल रहा है, 2 घंटा तो डेफिनेट टाइम है। ठीक है, आपका सवाल बिल्कुल बिल्कुल जेन्युइन सवाल है। ठीक है, इसका आंसर ये है, मान लीजिए अभी शाम के 7 बजे हैं और आप बोलते हैं कि ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, वो 2 घंटे से खेल रहा है, यानी कि 5 बजे से खेल रहा है, जिसकी बात है 5 बजे से खेल रहा है, और अभी शाम के 7 बजे हैं मान लीजिए, तो 2 घंटे से खेल रहा है। मान लीजिए 8 बजे, अब 7 बजने के बाद अब 8 बज गए और वो अभी भी खेल रहा है। अब आप उससे पूछा जाए कि भाई वो कितनी देर से खेल रहा है, तब आप क्या बोलेंगे? ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 2 hours? नहीं, अब आप बोलेंगे ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 3 hours। ठीक है, तो टाइम तो डेफिनेट टाइम कहाँ रहा फिर, तो वो इनडेफिनेट टाइम हो गया। ठीक है, तो आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 3 months, मैं दिल्ली में 3 महीने से रह रहा हूँ। मान लीजिए मैं 6 महीने और रह लेता हूँ, तो मैं अब क्या बोलूँगा? आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 9 months। ठीक है, ही हैज़ बीन ट्रैवलिंग फॉर 2 days, वो 2 दिन से ट्रैवल कर रहा है। अब कौन से 2 दिन है? ठीक है, अब अभी अगर 1 दिन और एक्स्ट्रा ट्रैवल करता है तो 2 दिन से वो 3 दिन बन जाएंगे। तो सिंस और फॉर में ये डिफरेंस है। आई होप आपको ये बेसिक डिफरेंस समझ में आया होगा, और इसी तरीके से आप अगर इनको यूज़ करेंगे तो आप गलतियाँ नहीं करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं दो प्रिपरेशन को एक साथ इसलिए लेकर चल रहा हूँ ताकि जो डिफरेंस है वो भी आपको समझ में आए, साथ ही साथ जो अगर कोई कन्फ्यूजन है तो वो भी आपको समझें उसको और उसको दूर करने की कोशिश करें। यहाँ पर मैं 2 प्रिपरेशन और लूँगा। यहाँ पर एक होता है बिसाइड, एक होता है बिसाइड्स। ठीक है, एक बिसाइड, दूसरा बिसाइड्स। फ़र्क क्या है? ठीक है, पहले इसका मतलब समझते क्या है। बिसाइड का मतलब होता है बाई द साइड ऑफ, बाई द साइड ऑफ। ठीक है, इस बिसाइड्स का मतलब होता है एक्स्ट्रा या इन एडिशन टू। पहले बात करते हैं बिसाइड की। बाई द साइड ऑफ यानी कि कोई एक चीज़ है, उसके बगल में, उसके पास कोई दूसरी चीज़ है। बी साइड यानी कि एक चीज़ के साइड में दूसरी चीज़ है। वो साइड कोई सी भी हो सकती है, लेफ्ट हो सकती है, राइट हो सकती है, फ्रंट हो सकता है, बैक हो सकता है। ठीक है, बिसाइड का मतलब होता है बाई द साइड ऑफ। कोई चीज़ किसी चीज़ के बगल में है, कोई चीज़ किसी चीज़ के पास में है, उस केस में हम प्रीपोजिशन जो यूज़ करते हैं वो होते हैं बिसाइड। ठीक है, एक एग्जाम्पल, देयर इज अ चर्च beside my school। मेरे स्कूल के बगल में, मेरे स्कूल के पास में एक चर्च है। देयर इज अ चर्च बिसाइड माई स्कूल। वो मेरे स्कूल के पास में, मेरे स्कूल के बगल में एक चर्च है, तो हमने क्या यूज़ किया? बिसाइड। ठीक है, एक एग्जांपल और देता हूँ आपको यहाँ पर। ही सैट बिसाइड हिज मदर। ही सेट, सेट का सेकेंड फॉर्म सेट। ही सेट बिसाइड हिज मदर, वो आया और अपनी मदर के पास बैठ गया। वो अपनी मदर के पास बैठा या वो अपनी मदर के पास बैठा हुआ है। ठीक है, तो ही सेट बिसाइड हिज मदर, वो अपनी माँ के बगल में बैठा या आपकी माँ, वो आया और अपनी मम्मी के, माता जी के, जो भी आप कहना चाहें, उनके बगल में बैठ गया। तो ये तो हुआ बिसाइड का यूज़। बिसाइड्स का मतलब क्या होता है? बिसाइड्स का मतलब ये होता है कि एक चीज़ ऑलरेडी आपके पास है, उसके एडिशन में आपके पास एक एक्स्ट्रा चीज़ और है। ठीक है, तो बिसाइड्स का मतलब होता है एक्स्ट्रा और इन एडिशन टू। ठीक है, हिंदी और दोनों, इंग्लिश दोनों में मैं बोलने की कोशिश करता हूँ ताकि जो हिंदी मीडियम खासकर स्टेट बोर्ड्स के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो 9 से लेकर 12 तक का जो जिनके पास इंग्लिश सब्जेक्ट है, इंग्लिश तो ऑलमोस्ट एक कॉमन सब्जेक्ट है क्लास 12 तक सभी स्टूडेंट्स के लिए,
तो उनकी हेल्प के लिए मैं कोशिश करता हूँ कि मैं हिंदी में भी बात अपनी रखूँ और साथ साथ इंग्लिश में भी, ठीक है। बिसाइड्स का अब यूज़ क्या है, एग्जाम्पल एक ले लेते हैं। आई हैव अ पेन बिसाइड्स अ पेंसिल। मेरे पास एक पेन के अलावा एक पेंसिल भी है। आई हैव अ पेन बिसाइड्स अ पेंसिल, ठीक है। मेरे पास पेन के अलावा एक पेंसिल भी है। तो बिसाइड्स का मतलब हो गया एक्स्ट्रा, इन एडिशन टू। कोई चीज़ आपके पास ऑलरेडी है और उसके बाद उसके अतिरिक्त आपके पास एक चीज़ और है, ठीक है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ही सॉ अ डॉग बिसाइड्स अ कैट। मतलब आप समझ गए होंगे, ही सॉ अ डॉग बिसाइड्स अ कैट, उसने बिल्ली के अलावा एक कुत्ते को भी देखा। तो आई होप आपको ये बिसाइड और बिसाइड्स का बेसिक डिफरेंस समझ में आया होगा, ठीक है। और समझ में आने के साथ उसका जो करेक्ट यूज़ है वो भी आपको समझ में आया होगा। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, जैसे एक बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये कॉमन क्वेश्चन होता है, आइडेंटिफाई द एरर्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ठीक है। तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं कि मान लीजिए कोई सेंटेंस दिया है, उसमें कहीं पर एक प्रिपोजिशन गलत यूज़ किया गया है, तो आपसे पूछा जाता है कि भाई इस सेंटेंस को करेक्ट करो, आइडेंटिफाई द एरर। तो वो एरर कई बार प्रिपोजिशन की भी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। दो प्रिपोजिशन मैं यहाँ पर और एक साथ लेता हूँ, यहाँ पर विद, विदिन, ठीक है। विद और विदिन दोनों अलग अलग हैं, लेकिन नाम से लगभग एक जैसे लग रही हैं। तो आई थॉट कि दोनों को एक ही जगह पर मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर विद का मतलब क्या होता है, विद का मतलब होता है साथ में, ठीक है। विद का हिंदी में मतलब होता है साथ में। यूजेज उसके अलग अलग है, इम्प्लीकेशंस अलग अलग हैं, मैं आपको सारे समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है। विद का जो पहला यूज है, आई हैव अ मीटिंग विद माई मैनेजर टुडे। आई हैव अ मीटिंग विद माई मैनेजर टुडे। मेरी मैनेजर के साथ एक मीटिंग है, यानी कि किसी पर्सन से आप मिल रहे हैं, किसी पर्सन से आप मिल रहे हैं, तो उसके लिए हम कौन सी प्रिपोजिशन यूज़ करते हैं, प्रिपोजिशन हम विद यूज़ करते हैं। आई हैव अ मीटिंग विद माई मैनेजर टुडे, मेरी मैनेजर के साथ आज मीटिंग है, ठीक है। तो हमने कौन सी प्रिपोजिशन यूज़ की, विद, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं। ही इज़ गोइंग टू मार्केट विद हिज फादर। इज गोइंग टू मार्केट विद हिज फादर, वो अपने पिताजी के साथ मार्केट जा रहा है, ठीक है। तो किसी के साथ कोई दो लोग जब आपस में मिलते हैं तो वहाँ पर हम प्रिपोजिशन विद का यूज़ करते हैं, ठीक है। तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है जिसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न लोगों को होता है, इंस्ट्रूमेंट्स। इसका मतलब समझिए, इंस्ट्रूमेंट्स औजार होते हैं जिनको बोलते हैं। कहीं पर भी किसी सेंटेंस में किसी इंस्ट्रूमेंट का जिक्र होता है, किसी सेंटेंस में कोई इंस्ट्रूमेंट आता है, ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट में हम विद का यूज़ करते हैं। जैसे हिंदी में मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि उसने चाकू से आम को काटा, या वो चाकू से आम को काट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रीपोजिशन कौन सी आएगी, विद आएगी या बाय। ही इज़ कटिंग मैंगो बाय ए नाइफ और ही इज़ कटिंग मैंगो विद अ नाइफ। देखिए, नाइफ एक इंस्ट्रूमेंट है, ये पेन भी एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। इसका भी मैं आपको यूज़ बताऊंगा। तो अगर बात करते हैं नाइफ की, नाइफ एक इंस्ट्रूमेंट है और कोई व्यक्ति नाइफ से कोई फल को काट रहा है या किसी रस्सी को काट रहा है या कुछ किसी और चीज़ को काट रहा है, पेपर को काट रहा है, किसी ब्लेड से पेपर को काट रहा है, तो दे आर ऑल इंस्ट्रूमेंट्स। तो इंस्ट्रूमेंट के केस में हम प्रीपोजिशन बाय का यूज़ नहीं करते हैं, प्रीपोजिशन विद का यूज़ करते हैं। कैसे, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ।
ही इज कटिंग अ मैंगो with a knife. He is cutting a mango with a knife. He is cutting a mango with a knife. वो चाकू से आम को काट रहा है. अब knife it's an instrument, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट है तो हमने कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ किया? with का यूज़ किया. ठीक है. अब मैं इसका आपको यूज़ बताता हूँ. ये मार्कर है. He is writing on the board with a black marker. ठीक है, मैंने यही एग्जांपल लिया. ही इज राइटिंग ऑन द बोर्ड विद अ ब्लैक मार्कर. वो ब्लैक मार्कर से बोर्ड पर लिख रहा है. मार्कर इज एन इंस्ट्रूमेंट. पेन इंस्ट्रूमेंट है, पेंसिल इंस्ट्रूमेंट है, रबर इंस्ट्रूमेंट है. ठीक है, तो ही इज राइटिंग ऑन द बोर्ड विद अ ब्लैक मार्कर. कहीं भी इंस्ट्रूमेंट की बात आएगी तो आप बाय यूज़ नहीं करेंगे, प्रीपोजिशन विद यूज़ करेंगे. ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा. बात करते हैं विद इन की. विद इन यूज़ होता है टाइम के लिए. ठीक है, विद इन का यूज़ होता है टाइम के लिए. यूज़ कहाँ पर होता है? हिंदी में राइटिंग उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि बहुत साल हो गए हिंदी लिखना लगभग मेरा छूट ही गया है. शायद ही कभी ऐसा कोई मौका लगता है किसी को सिर्फ समझाने के लिए हिंदी को कई बार लिखना पड़ता है. अब चूँकि हिंदी अपनी मातृभाषा है, ठीक है, तो अपनी मातृभाषा का ज्ञान तो ऑब्वियसली आपको होना ही चाहिए. ठीक है, विद इन का यूज़ होता है टाइम के लिए. और टाइम का यहाँ पर जो मैंने लिखा है उसको समझिए. उसका मतलब है समय ख़त्म होने से पहले. मान लीजिए आप कहीं बाहर गए और आप किसी एक निश्चित समय अवधि में वापस आएंगे. ठीक है, मान लीजिए कि आप अपने शहर से बाहर गए और 15 दिन में, या कहें कि 1 महीने में, या चलिए मान लीजिए 1 हफ्ते में वापस आ जाएंगे. ठीक है, तो उसके लिए हम विद इन का यूज़ कैसे करते हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ में आएगा. आई विल कम बैक विद इन अ वीक. आई विल कम बैक विद इन अ वीक. इसका मतलब ये है कि मैं एक हफ्ते का जो टाइम है वो ख़त्म होने से पहले वापस आ जाऊंगा. आई विल कम बैक विद इन अ वीक, यानी कि एक हफ्ता कितने का होता है? 7 डेज़ का होता है. यानी कि 7 दिन ख़त्म होने से पहले मैं वापस आ जाऊंगा. ठीक है, वो 5 दिन में भी आ सकता है, वो 4 दिन में भी आ सकता है, वो 6 दिन में भी आ सकता है. ठीक है, तो विद इन का मतलब है कि वो टाइम पीरियड ख़त्म होने से पहले. ठीक है, ही शैल कम बैक फ्रॉम अमेरिका विद इन अ मंथ. वो अमेरिका से 1 महीने में वापस आ जाएगा. अब यहीं पर अगर हम बात करें इन की, अब मैं इसको विद इन को हटाकर इन कर दूँ. यहाँ पर केवल आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको. अब मैं केवल इन यूज़ कर दूँ, विद इन हटा के इन यूज़ कर दिया, तो इसका मतलब ये है ही विल कम बैक इन अ वीक. इसका सीधा इम्प्लीकेशन है कि भाई वो 1 हफ्ते में आएगा. आपको क्या समझ में आया? अगर मैंने बोला कि ही विल कम बैक इन अ वीक का मतलब वो कि 1 हफ्ते में आएगा. ठीक है, 1 हफ्ते मतलब 7 दिन तो लगभग लग ही जाएंगे. और अगर मैं बोलता हूँ ही विल कम बैक विद इन अ वीक, तो इसका क्या मतलब है कि वो 1 हफ्ता ख़त्म होने से पहले आ जाएगा. 4 दिन में भी आ सकता है, 5 दिन में भी आ सकता है, 6 दिन में भी आ सकता है. तो आइए आपको इन और विद इन का मतलब आपको समझ में आया होगा. ठीक है, विद का यूज़ कहाँ पर है, विद इन का यूज़ कहाँ पर है, आगे बढ़ते हैं. ठीक है, 2 प्रीपोजिशन फिर से मैं एक साथ लूँगा यहाँ पर. एक है टू, दूसरा है टूवर्ड्स. टूवर्ड्स, ठीक है, मैंने यहाँ पर एक एरो बनाया हुआ आपको समझाने के लिए. ठीक है, टू का मतलब कहाँ होता है? प्रीपोजिशन टू का मतलब होता है कि जब कोई चीज़ किसी चीज़ की तरफ ट्रैवल कर रही है. ठीक है, तो डेस्टिनेशन बताने के लिए, डेस्टिनेशन वो चीज़ कहाँ पर जाकर समाप्त होगी, कोई ट्रेन है या आप खुद कहीं गए हैं या कोई चीज़ कहीं एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रही है, तो वो कहाँ जाकर एंड होगी, यानी कि उसका डेस्टिनेशन कहाँ पर है, उस डेस्टिनेशन को बताने के लिए हम टू का यूज़ करते हैं. डेस्टिनेशन. ठीक है, टू का यूज़ करते हैं हम डेस्टिनेशन बताने के लिए. टूवर्ड्स का यूज़ कहाँ करते हैं? टूवर्ड्स का यूज़ डायरेक्शन बताने के लिए करते हैं. काहे किस लिए करते हैं? डायरेक्शन बताने के लिए. कैसे यूज़ करते हैं अभी मैं आपको बताता हूँ. ठीक है, एग्जाम्पल, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. ठीक है,
सोनिया इज गोइंग टू हर स्कूल। सोनिया इज गोइंग टू हर स्कूल, इसका मतलब है सोनिया अपने स्कूल जा रही है। तो उसका डेस्टिनेशन क्या है? स्कूल। तो उससे पहले हमने कौन सा प्रिपोजिशन यूज़ किया? टू। ठीक है। आई एम गोइंग टू मार्केट विद माई फादर, मैं अपने फादर के साथ मार्केट जा रहा हूँ। शी इज़ गोइंग टू सिनेमा विद हर मदर, तो सिनेमा क्या है? उसका डेस्टिनेशन है। वो डेस्टिनेशन कहाँ पर जाकर ख़त्म होता है? उसकी जो यात्रा है वो कहाँ जाकर ख़त्म हो रही है? सिनेमा पर। ठीक है। तो उसके लिए हमने कौन सा यूज़ किया? टू का यूज़ किया। ठीक है। टूवर्ड्स का मतलब होता है डायरेक्शन बताने के लिए, कि कोई चीज़ किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है या किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। एग्जाम्पल यहाँ पर ले लेते हैं। द ट्रेन इज रनिंग टूवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है। द ट्रेन इज रनिंग टूवर्ड्स नॉर्थ। तो टूवर्ड्स का यूज़ हमने क्या किया? उसकी डायरेक्शन बताने। कोई ट्रेन है जो किस तरफ जा रही है? नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ जा रही है। तो हमने टू यूज़ नहीं किया, हमने उसके लिए टूवर्ड्स यूज़ किया। एक एग्जांपल और ले लेते हैं यहाँ पर। दिस रिवर फ्लोज टूवर्ड्स साउथ। दिस रिवर फ्लोज टूवर्ड्स साउथ, ये नदी साउथ की डायरेक्शन की तरफ ट्रेवल करती है। तो आई होप आपको टू और टूवर्ड्स का जो डिफरेंस है वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है। टू और टूवर्ड्स का यूज़ आपको समझ में आया होगा। दो प्रिपोजिशन यहाँ पर और ले लेते हैं। बिलो, अंडर और अंडरनीथ। बिलो, अंडर एंड अंडरनीथ, ये प्रिपोजिशन लगभग तीनों का यूज़ और मतलब लगभग एक जैसा है। ठीक है। बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है। एक थोड़ा सा फॉर्मल इंग्लिश में यूज़ होता है और एक दूसरे का इनफॉर्मल इंग्लिश में भी यूज़ कर देते हैं, लेकिन वो इनकरेक्ट नहीं है। ठीक है। डिफरेंस क्या है? बिलो का मतलब भी नीचे है, अंडर का मतलब भी नीचे है, अंडरनीथ का भी मतलब नीचे है। तो ये तीनों की तीनों प्रिपोजिशन हमें किसी चीज़ की पोजीशन बताने में हेल्प करती है कि कोई चीज़ किसी दूसरे के कंपैरिजन में कहाँ पर स्थित है। मान लीजिए कोई एक बिल्डिंग है, ठीक है, तो उसमें कौन सा फ्लोर किस फ्लोर के नीचे स्थित है और कौन सा फ्लोर किस फ्लोर के नीचे स्थित है। ठीक है। बिलो, अंडर, अंडरनीथ, थोड़ा सा फ़र्क है। फ़र्क क्या है? बिलो में जो डिस्टेंस है, कोई चीज़ ऊपर है, कोई चीज़ दूसरी चीज़ उसके नीचे है। बिलो में डिफरेंस थोड़ा सा कम है, जो हाइट का डिफरेंस है थोड़ा सा लो है। ठीक है। अंडर में डिफरेंस थोड़ा सा ज़्यादा है। अब इतना ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है कि वो डिफरेंस तो आप नहीं नापेंगे, लेकिन थोड़ा सा अपना सेंस लगाकर यूज़ कर सकते हैं। अंडरनीथ हम वहाँ यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ किसी चीज़ के नीचे है और वो उसको टच कर रही है। ठीक है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। दिस रिवर फ्लोज below a bridge. This river flows below a bridge. ये नदी एक ब्रिज के नीचे से बहती है। ठीक है। ये नदी एक ब्रिज के नीचे से बहती है। ठीक है। अंडर का यूज़ भी नीचे है। कोई चीज़ किसी चीज़ के नीचे की स्थिति, नीचे की तरफ स्थित है, तो वहाँ पर भी अंडर का यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं कि एग्जाम्पल, द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, अंडर अ टेबल। एक बिल्ली है जो किसी टेबल के नीचे से, एक बिल्ली है जो किसी टेबल के नीचे छुपी हुई है या किसी चीज़ के नीचे बैठी हुई है। बिलो और अंडर लगभग एक जैसा है। ठीक है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा हाइट का डिफरेंस होता है। ठीक है। अंडरनीथ का जैसे मैंने बताया, अंडरनीथ का मतलब भी नीचे है, लेकिन अंडरनीथ हम तब यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ किसी चीज़ के नीचे है और वो उसको टच कर रही है। कैसे? ही hid the keys underneath the carpet.
ठीक है। ही हिट द कीज अंडरनीथ द कारपेट, उसने घर की चाबियाँ घर की थी या दफ्तर की थी, जो भी चाबियाँ थी उसने क्या की, कारपेट के नीचे छुपा दी। अब जब छुपाई होगी ऑब्वियसली कारपेट ने उस कीज़ को कवर कर लिया होगा। तो डिफरेंस आपको समझ में आया, कोई चीज़ किसी चीज़ के नीचे है या किसी चीज़ ने दूसरी चीज़ को कवर कर रखा है, तो जब कवर कर रखा है तो ऑब्वियसली वो टच कर रही होंगी एक दूसरे को, तो वहाँ पर हम अंडरनीथ का यूज़ करते हैं। अंडरनीथ का मतलब नीचे, बिलो का मतलब नीचे, अंडर का मतलब भी नीचे, तीनों का लगभग एक जैसा ही मीनिंग है। ठीक है, ये जब कोई चीज़ किसी चीज़ को टच कर रही है, ठीक है, बिलो में बिलो और अंडर में केवल डिस्टेंस का फ़र्क है। ठीक है, दो प्रीपोजिशन और यहाँ पर ले लेते हैं, बिफोर और एगो। ठीक है, ये बहुत बेसिक चीज़ें है, बस कोशिश कर रहा हूँ कि एक वीडियो में ये इनको लगभग कवर कर लिया जाए। बिफोर भी टाइम के लिए यूज़ होता है, अब एगो भी टाइम के लिए यूज़ होता है। ठीक है, किस लिए यूज़ होता है, टाइम के लिए यूज़ होता है। देखिए फ़र्क क्या है, एगो का यूज़ जो होता है वो होता है पास्ट के टेंस में, एगो का यूज़ होता है पास्ट के टेंस में। ठीक है, बिफोर का यूज़ क्या होता है पहले आपको समझ लेते हैं। I shall reach the office before 10 o'clock. I shall reach the office before 10 o'clock. मैं 10 बजे से पहले ऑफिस पहुंच जाऊंगा, मैं 10 बजे से पहले ऑफिस पहुंच जाऊंगा। बिफोर हमने टाइम बताने के लिए यूज़ किया कि कोई टाइम ख़त्म होने से पहले या उस टाइम तक मैं ऐसा कोई भी जो भी काम है वो कंप्लीट कर लिया जाएगा। एगो का यूज़ भी टाइम के लिए ही है। यूज़ कैसे होता है समझ लेते हैं। He went to America 2 months ago. He went to America 2 months ago. वो 2 महीने पहले अमेरिका गया था, वो 2 महीने पहले अमेरिका गया था। तो बिफोर और एगो में जो डिफरेंस है वो सिर्फ ये है कि एगो जो है पास्ट टेंस में हम यूज़ करते हैं, बिफोर को हम नॉर्मल टेंसेस में, प्रेजेंट और ये जो फ्यूचर के टेंसेस हैं उनमें हम इनको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो होपफुली जितनी भी इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन थी, देखिए प्रीपोजिशन तो बहुत सारी है और उनको सभी प्रीपोजिशन को एक या 2 या 3 वीडियो में समेटना काफ़ी मुश्किल होता है। तो यहाँ पर जितनी भी इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन थी मैंने आपको एक वीडियो में एक जगह पर लाकर समझाने की कोशिश की है। हालांकि इस वीडियो में बहुत सारी कमियां हो सकती, थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज़ भी है, ठीक है, थोड़ा डिस्टर्बेंस भी है, लेकिन इन सीमित साधनों के साथ जो मैंने आपके लिए जो अलग अलग सोर्सेस से ये सब जो जानकारी इकट्ठी की वो आपके सामने लाने की बड़ी ईमानदारी के साथ कोशिश की है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिए। जैसा कि मैंने कहा, आपका कोई सुझाव है तो वो ज़रूर दीजिए। सुझाव वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, एंड आई एक्सेप्ट ऑल काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म एज वेल। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।